उस दिन बेटा हमने एक पेज छोड़ा था जहां पर हमने ABCD की बात की थी। डी हमने जो ABC में किया कि अगर मदर है तो 3 छोड़ना है, अगर फादर है तो 5 छोड़ना है। हमने उसमें एक पेज छोड़ दिया। वो पेज क्यों छोड़ा था? क्योंकि हमारे स्टैट्यूटरी लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा, बट विद पैसेज ऑफ टाइम ऐसी सिचुएशन राइज हो गई कि हमें रिटर्न लॉ को अप्लाई करना इम्पॉसिबल हो गया। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे एक एनॉमलस सिचुएशन राइज होगी, एक एनॉमलस सिचुएशन राइज होगी। और वो क्या थी? जहां आपने पेज छोड़ा है वहां ना एक क्वेश्चन लिखिए। जितना अभी तक आपने स्पिंडल रिलेशनशिप में की है वो आपने फॉर्मूला अप्लाई कर कर ये देखना है कि वो मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि इसी से ही हम देखेंगे कि क्या लॉजिक डिफीट होता था जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसे प्रिंसिपल को रिकॉग्निशन दिया जिसका बेयर एक्ट में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो जो आपने स्पेस छोड़ी थी वहां पर लिखिए। हमने एक लड़की पी है, एक लड़की पी है, उसकी मैरिज की वैलिडिटी चेक करनी है। FFSDS क्लियर है? हमने चेक करनी है P की मैरिज की वैलिडिटी इस S1 के साथ। जो हमने किया हुआ है वो रूल्स अप्लाई कर कर आपने एक तो ये निकालना है। दूसरा, उसके बाद हमने इसी लड़की P की वैलिडिटी ऑफ मैरिज चेक करनी है SD S1 तो ये था S2 के साथ। ठीक है? ये P लड़की है S1 और ये है S2। जब हमने बात किया S1 तो इसका सन है, इसका सन हुआ ना, इसका सन हुआ, और S2 किसका सन है? S1 का। तो S1 S2 में क्या रिलेशन है? फादर एंड सन। तो ये तो है फादर और ये है सन। क्लियर है? करो जो अभी तक आपने किया है, डायग्राम बनाओ और इसको सॉल्व करो। एक बात जैसे पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें क्या पता है कि एफ फादर को बोला गया है, एफ रेस्पेक्ट है फादर सन है। बेटा आप सब भूल जाओ। अच्छा, आपको कॉमन एंसेस्टर पता चल रहा है ना क्या है? उसके नीचे आपने डाउनवर्ड्स ड्रॉ करना है। आपको इससे कोई मतलब नहीं फादर सन या कुछ है। हमने तो सिर्फ हमने क्या रिलेशनशिप में हम 4 ही आइडेंटिफाई करेंगे, मदर, फादर, सन, डॉटर। जहां तक वो सबसे बड़ा एंसेस्टर है वो। हाँ बोल बेटा। हम ये वही क्वेश्चन है ना जो डी पॉइंट में लिखना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये आप डी पॉइंट अपने आप लिख रहे हो, ये उसी पेज पे आएगा। आप डी पॉइंट पर ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दो बेटा, क्योंकि इससे हमें रीजनिंग पता चलेगी कि क्यों ये एक्सेप्शन क्रिएट किया गया। बेटा डायग्राम ना कभी आंसर के बीच में ड्रॉ नहीं करना। क्लियर है? या तो कुछ बच्चे कॉलम लगा लेते हैं शीट पर, उस पर कर लीजिए, या फिर लास्ट पेज पर, आप जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। आर्गुमेंट्स के बीच में नहीं आएगा, आर्गुमेंट्स में रीजनिंग आएगी। हाँ, ये तो हम अपनी ये हमारा कन्वीनियंट है, ये तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं। ये आपने रीजनिंग देनी है। जैसे आपको स्पिंडल रिलेशनशिप को डिफाइन किया हुआ है ना, उस तरह आपको रीजनिंग देनी है, वो डेफिनेशन अप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। मैम एक्सक्यूज मी। यस बोलो शिफाली। मैम हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? मैम एक्चुअली मेरा थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ। बेटा उस दिन हमने ना एक पेज छुड़वाया था स्पिंडल रिलेशनशिप में शिफाली। तो वो जो पेज छुड़वाया था ना, उसमें एक्सेप्शनल केस है जो आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी।
वो हम पेज में जो पॉइंट आना था वो अभी हमने प्रिंसिपल नहीं लिखा, हम रीजन कर रहे हैं क्यों प्रिंसिपल हमको डेवलप करना पड़ा। ठीक है शिफाली? ओके मैम। यस। हो गए? पहला बता बेटा। मैम फर्स्ट में तो जैसे जो पी है जो एस है उसके मदर साइड से आएगा, पी से फादर साइड से आएगा। जैस जब हमने डायग्राम ड्रॉ किया हमने क्या है हर एक डिग्री में हमने लेना है, तो पी एफ फिर एफ एफ फिर ट्रिपल एफ। बिल्कुल ठीक है। ट्रिपल एफ यहाँ पे बेटा आ गया कॉमन एंसेस्टर, यहाँ से अब हमें डाउनवर्ड्स में जाना पड़ेगा। एफ 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 एस एफ 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 एस डी और लास्ट में आया ट्रिपल एफ एस डी एस वन। वैलिड है क्योंकि इस साइड से डिग्री हो रही है और इस साइड से। यह वही आपका रीजनिंग में आएगा, बिकॉज P is tracing relation through father, therefore 5 degrees have to be counted. P has to be counted as, ये आपकी रीजनिंग का पार्ट है, P has to be counted as 1 and counting has to be in upwards direction, कहाँ तक? up to common ancestor. तो जब हमने काउंट किया 1 2 3, इसका मतलब 5 की तो जगह ही नहीं रही, 4 में ही कॉमन एंसेस्टर आ गया। इसका मतलब P is falling within prescribed degrees up to common ancestor, या common ancestor is falling within prescribed degrees from P side। यहां पर हमने देखा जो लड़का है S1 वो किससे अपना रिलेशन ट्रेस कर रहा है? मदर से, बिकॉज इमीडिएट एंसेस्टर मदर है, तो 3 डिग्रीज हैव टू बी काउंटेड, 1 2 3। हमने आपका डेफिनेशन में लिखा है 3F में, पर्सन शुड बी स्पिंदास टू कॉमन एंसेस्टर शुड फॉल विद इन प्रिस्क्राइब्ड डिग्रीज टू ईच ऑफ देम। यहाँ पर P इज फॉलिंग बट S1 इज नॉट फॉलिंग, देयरफॉर देयर मैरिज इज वैलिड। यस, नेक्स्ट करो। हो गए? यस, उसमें क्या है? उसमें फादर साइड है और इस साइड से फादर साइड है, तो 5 डिग्री कॉमन एंसेस्टर फोर्स तो वैल्यू नहीं है। अभी जब हमने यहां देखा S2 के लिए हमने डायग्राम ड्रॉ किया, P F F F F F F F F F S F F F S D F F F S D S1 F F F S D S1 S2। हमने P और S2 की मैरिज की वैलिडिटी देखनी है। हमने यहां देखा P जो रिलेशन ट्रेस कर रहा है किससे कर रहा है? फादर से। हमें 5 डिग्रीज काउंट करना है, 1 2 3 4। 5 की जरूरत ही नहीं पड़ी, 4 में ही वो आ गया। सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड S2 इज ट्रेसिंग रिलेशन थ्रू S1 जो कि उसका फादर है। हमें फिर से रूल्स के मुताबिक 5 डिग्रीज काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। इस केस में बोथ आर फॉलिंग विद इन प्रिस्क्राइब्ड डिग्रीज। यहां पर क्या आई है? मैरिज इज वॉइड। अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन देते हैं रूल्स को, पर ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्यों सिचुएशन पॉसिबल नहीं है? हमने एक लड़की P की बात करी जो फादर से मैरिज कर रही है तो वैलिड है, पर उससे एक आगे जनरेशन उसके लड़के से शादी कर रही है तो वॉइड है। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। यही एनॉमली है कि अगर कोई लड़की फादर से मैरिज करेगी तो ऑब्वियस है सन से भी उसकी मैरिज वैलिड होनी चाहिए, विद इन प्रिस्क्राइब्ड डिग्रीज फॉल नहीं करना चाहिए। फिर क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्यों ऐसी सिचुएशन अराइज हुई?
ऐसी सिचुएशन अराइज होने का कारण ये डी है जो हमने बात किया। ये जो डी है, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ सिचुएशन। वो क्यों? वहां पर क्या हुआ, इमीडिएट एंसेस्टर तो फादर है, पर बीच में क्या आई हुई है, डी, फीमेल इंटरवीन करा हुआ है ना बीच में। यहां पर इस डी ने इंटरवीन किया हुआ है, जिसकी वजह से फादर के साथ मैरिज वैलिड आई है, क्योंकि 3 डिग्रीज है। क्लियर है ना? लड़के के साथ वैलिड नहीं आ सकी क्योंकि इमीडिएट तो फादर है। तो हमने कहा एनॉमलस सिचुएशन को दूर करने के लिए हमने एक एक्सेप्शन को आइडेंटिफाई किया हुआ है, और वो एक्सेप्शन क्या है वो आप लिख लीजिए। मैंने जगह छोड़ी हुई थी। हाँ, जगह, ये डायग्राम ड्रॉ करा हुआ है, पहले उसके नीचे लिखिए। in this case an anomalous situation has arisen. In this case an anomalous situation has arisen. ये डायग्राम बना के ही हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई, आप इसको कैसे प्रूफ करोगे अगर हम सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते। इसलिए बिकॉज P, मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। yes, in this case an anomalous situation has arisen, that is P's marriage, P's लड़की का नाम है ना, P's marriage with father S1, with father S1 is valid, but if she marries a person from next generation, but if she marries a person from next generation, that is S1's son S2, who is 1 degree farther than S1, who is 1 degree farther than S1, then P's marriage with S2 is void. Then P's marriage with S2 is void. This situation can never happen. This situation can never happen. That is, a girl could marry father but not his son. A girl could marry father but not his son. ठीक है प्लीज, ये इसमें तो कोई वो डाउट नहीं है कि फादर से शादी किया तो वैलिड है, लड़के से शादी किया तो वॉइड है। therefore to overcome this an exception has been created. An exception has been created in those cases, अब जो लिखेंगे ना बेटा वो अंडरलाइन कर लेना, where immediate ancestor is male, where immediate ancestor is male but any female has intervened in between, but any female has intervened
इन बिटवीन। सेकंड केस में कौन फीमेल बीच में आ गई थी? mother, false mother. दी, यस, दादी। दादी बीच में आ गई है। S1 का इमीडिएट तो सॉरी S2 का इमीडिएट फादर है, बट उस फादर की मदर बीच में आ गई है। क्लियर है? देन also 3 degrees have to be counted. Then also 3 degrees have to be counted. Then also 3 degrees have to be counted. Yes, स्पिंदा में हमने बेटा एक पेज छोड़ा था ना, वो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ है? इस केस में चाहे S1 उसका, अब यहां पर क्या है, चाहे S1 इमीडिएट फादर है, पर बीच में ये D इंटरवीन कर रही है ना, ये D इंटरवीन। इसकी वजह से हमने 5 नहीं काउंट करना, क्या काउंट करना है? 3। और जब हम 3 काउंट करेंगे इंक्लूसिव ऑफ द पर्सन कंसर्न, 1 2 3, इसका मतलब इवन इन दिस केस देयर मैरिज वुड बी वैलिड। हमने उस एनोमलस सिचुएशन को दूर कर दिया। क्लियर है? कुछ नहीं लिखवाया, क्लियर है? अब हमने कहा रूल्स क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी रूल कहता है इमीडिएट फादर है तो 5 काउंट करना है अप टू कॉमन एंसेस्टर, इमीडिएट मदर है तो 3 काउंट करना है। जब इमीडिएट मदर है और कोई बीच में फीमेल आ भी गई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने 3 ही काउंट करना है। फर्क कहां पड़ेगा? जहां पर इमीडिएट कौन है? फादर, मेल है, पर कोई बीच में फीमेल आ गई है, वहां पर हमने 5 नहीं काउंट करना, वहां पर हमने 3 ही काउंट करना है। क्योंकि अब हम केस टू केस अब वेरिएशन नहीं करने बैठेंगे कि ये केस वैलिड है। तो कोर्ट्स ने क्या करा, एक जुडिशियल प्रिंसिपल ही रिकॉग्नाइज्ड कर दिया, चाहे एनॉमलस सिचुएशन अराइज हो या ना हो, कभी ना कभी तो हो गई। अगर हमने लिटरल इंटरप्रिटेशन दिया तो एनॉमलस सिचुएशन को दूर करने के लिए हमने एनॉमली की फाउंडेशन को ही खत्म कर दिया। तो हमने कहा जहां पर इमीडिएट एंसेस्टर मेल है पर बीच में फीमेल इंटरवीन कर रही है, वहां हमने 5 नहीं काउंट करना, वहां हमने 3 काउंट करना है। बेटा कोई डाउट है तो पूछो। इसके साथ हमारा स्पिंदा रिलेशनशिप वाइंड अप हो जाता है। मैम ये तो यस, बोल बेटा, बोलो शिफाली। मैम जो ये सिचुएशन है मैम, ये किसी जजमेंट में आया था या फिर कोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ दिया था प्रोनाउंसमेंट? बेटा जो हमने बात की है, क्योंकि कोई ऐसी पर्टिकुलर जजमेंट का हमें मेंशन नहीं मिलता, बिकॉज केसेस ऐसे अराइज होने लगे, मैरिज, एक मिनट बेटा, मैरिज जब तक 2 लोग रह रहे हैं, इसमें भी, इन मैरिजेस में भी ना S1 को प्रॉब्लम है ना S2 को प्रॉब्लम है। रियलिटी में प्रॉब्लम कब आती है? जब हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है और वो S1 S2 नहीं कोर्ट जाएंगे कि मेरी मैरिज वॉइड है, इसकी मैरिज वैलिड है। कोर्ट रिस्पेक्टिव स्पाउस जाएगा। हमने कहा PS2 के केस में शी हैज अप्रोच्ड कोर्ट फॉर एनी मैट्रिमोनियल रिलीफ। वहां पर जो हस्बैंड है, मेल है, वो चालाकी दिखाता है, वो कहता है कि मेरी मैरिज इसके साथ वैलिड नहीं है बिकॉज आवर मैरिज इज फॉलिंग विद इन स्पिंदा रिलेशनशिप। पर अब यहां पर क्या है, नॉर्मलस सिचुएशन है, वो कहती ये क्या बात हुई, अगर मैं इसके फादर से मैरिज कर लेती तो वो वैलिड होती, पर मैंने इससे कर ली है तो वो वॉइड है। तो कोर्ट्स के पास इस सिचुएशन का आंसर नहीं होता था। नाउ दिस हैज बिकम एन रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। क्लियर है प्लीज? क्लियर है शिफाली? यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जजमेंट साइटेड नहीं है बेटा, बट दिस फॉर एग्जाम्पल, जब हमने कहा कि ब्रदर की वाइफ के साथ मैरिज वॉइड है, पर हम कस्टम रिकॉग्नाइज करते हैं चादर अंदाजी की। अब हम कहें
कि चादर अंदाजी का जो कस्टम है वो किस केस में रिकॉग्नाइज हुआ था, हमें उसके ट्रेसेस नहीं मिलेंगे, बिकॉज कस्टम अगर रिकॉग्नाइज हुए वहां पर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज इफ अ पर्टिकुलर फिनोमिना इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, कोर्ट को रिड्रेस करना पड़ेगा इन केस ऑफ एनी ग्रीवियंस, तो उसको हम लोकेट नहीं कर पाएंगे कहां पर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, लड़कियों को हमने को पार्टनर बना दिया और हमने कहा कि लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा था। अब इस केस का, इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है कि किन किन केसेस में भेदभाव हुआ जिसकी वजह से लॉ को चेंज होना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये फिनोमिना सोसाइटी में हो रहा है, ये सबको विजिबल है, कुछ चीजों को हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। क्लियर है प्लीज? तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल, लिव इन रिलेशनशिप एक फिनोमिना है, एलजीबीटी कम्युनिटी एक फिनोमिना है जो शुरू से एग्जिस्ट कर रहा है, उसको भी कंटिन्यू टू इग्नोर, पर अब जो टाइम है, अब वो टाइम इग्नोरेंस का खत्म हो गया है। सोसाइटी जब तक हो सकती थी उन्होंने इनको अपने साथ इंटीग्रेट नहीं होने दिया, पर अब वो टाइम नहीं है। अब लॉ कह रहा है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा तो सोशल डिस्पैरिटी का कोई भी बेसिस नहीं है। फिर हमने जब मैरिज की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अगर कोई फिनोमिना सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है और उस फिनोमिना की वजह से कोई पार्टी एग्रीव्ड है, कोर्ट को रिलीफ देना पड़ेगा। और अगर हम कह रहे हैं कोई स्टैट्यूटरी बेसिस नहीं है, तो कोर्ट कहता है पार्लियामेंट भी अपनी डीप स्लंबर से जागे और अब उसको, उस फिनोमिना को रिकॉग्नाइज करते हुए लॉ बनाए। क्यों? हाँ जी, लॉ से क्या हो रहा है, हम रेगुलेट कर रहे हैं सोसाइटी को, तो उन रिलेशंस में भी रेगुलेशन की को होना चाहिए। तो शिफाली, ऐसा कोई पर्टिकुलर केस नहीं है बेटा, बट दिस एक्सेप्शन इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर, जहां पर भी हम स्पिंदा रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। क्यों? जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन राइज होने लगा टाइम एंड अगेन, तो हमने एक जुडिशियल प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज कर दिया फॉर ऑल टाइम्स टू कम, ताकि कभी ये नॉर्मलस सिचुएशन अराइज ही ना हो। ठीक है प्लीज? यस मैम। क्लियर है बेटा? यस। इसके साथ आपका स्पिंदा रिलेशनशिप वाइंड अप हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका लास्ट टॉपिक है वॉइड मैरिज का, दैट इज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। स्पिंदा और प्रोहिबिटेड दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शंस लिखिए बेटा प्रोहिबिटेड के, कौन कौन से सेक्शंस कवर होंगे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में। स्पिंदा और प्रोहिबिटेड दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। और बेटा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ रिलेशंस होंगे जो ओवरलैप करेंगे, स्पिंदा में भी आएंगे और प्रोहिबिटेड में भी आएंगे। क्लियर है? यस। जैसे सेक्शन आपने बताई है, ये जुडिशरी की डिस्क्रिशन पावर के नहीं बेटा, देना नहीं पड़ेगा। जब हम कह रहे हैं नाउ जुडिशियल प्रिंसिपल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, नाउ इट हैज बिकम अ लीगल प्रिंसिपल, चाहे उसको आपको स्टैट्यूटरी में, स्टैट्यूट में जगह नहीं मिला। स्टैट्यूट में जगह इसलिए नहीं मिला क्योंकि जिस टाइम पर बनाया गया उस टाइम पर बनाने वाले विजुलाइज नहीं कर सके दिस एनोमलस सिचुएशन, कि अगर हम इसको लिटरल इंटरप्रिटेशन दें तो ऐसा भी क्या भी होगा कि फादर तो मैरिज कर ले पर उस लड़की से सन की मैरिज वॉइड आएगी। तो इसका सोल्यूशन हमें इस प्रिंसिपल में मिला है, दिस प्रिंसिपल इज नॉट इन कंफ्लिक्ट विद एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कोडिफाइड लॉ। वो क्यों? क्योंकि कोडिफाइड लॉ ने हमें इस सिचुएशन का तो हल दिया ही नहीं है, और अगर हम कोडिफाइड लॉ का लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है जो इसमें निकल रहा है, और इस वजह से ये डिस्क्रिशन नहीं है। जुडिशियल प्रिंसिपल विच हैज अटेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ, वो इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर लॉ, उसमें डिस्क्रिशन खत्म हो जाता है। मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम स्टार्टिंग क्लास में जब हमने डिसेंडेंट्स देखने हैं तो उसके बीच में कोई भी लेडी आ जाएगी, यस, तब हमने वो बिल्कुल बेटा हटकर हम दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं
क्योंकि इसमें क्या है, अगर हम बेसिक रूल अप्लाई करें, S2 का इमीडिएट S1 है, फादर है, पर कॉमन एंसेस्टर से लड़के तक अगर बीच में तो इमीडिएट तो मेल है, पर बीच में कोई डी आ गई है तो हमने 3 ही काउंट करना है। अदरवाइज ये सिचुएशंस अराइज होगी कि लड़की फादर से तो मैरिज कर ले, पर उसके अगर सन से कर रही है जो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सन इज 1 डिग्री फार्दर देन द फादर, इसलिए। ठीक है प्लीज, ये पेज इसलिए था। नेक्स्ट लिखिए, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। और इस टॉपिक के साथ ही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, वॉइड मैरिज को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बिकॉज इसके किसी भी सेक्शन 11 के फ्रेज पर, इसके किसी भी ग्राउंड पर, इवन मेंटेनेंस का क्वेश्चन, ये सब आ चुके हैं इन वन फॉर्म और द अदर। और जब हम सेक्शन 12 कर लेंगे, वी विल डू सेक्शन 16, उसकी इंपॉर्टेंस भी आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑन सेक्शन 16 ऑल्सो। सेक्शन 16 क्लॉज 3 है, उस पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं। और इवन आपको क्वेश्चन आ चुके हैं जो हम वॉइडेबल मैरिज के साथ करेंगे, जो आपको मेंस में आया था। बेटा प्रोविजंस लिखो, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कौन कौन से प्रोविजंस कवर होंगे। 3G ब्रैकेट में लिख लीजिए डेफिनेशन, कॉमा 11 ब्रैकेट में लिख लीजिए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, एंड सेक्शन 18B, एंड सेक्शन 18B ब्रैकेट में लिख लीजिए पीनल कॉन्सिक्वेंसेस, पीनल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है प्लीज। हाँ जी, जब हमने बात की प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की, उससे पहले प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप से पहले आपको पेपर में कंपैरिजन का क्वेश्चन आया हुआ है प्रोहिबिटेड और स्पिंदा के बीच में, कि क्या जरूरत थी प्रोहिबिटेड की अगर ऑलरेडी हमने स्पिंदा रिलेशनशिप लिया हुआ है। तो जब हमने इसको करना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंसेप्चुअल डिफरेंस पता होना चाहिए। जब हमने स्पिंदा रिलेशनशिप की बात की है, स्पिंदा रिलेशनशिप हमेशा ब्लड रिलेशनशिप में ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैम स्पिंदा कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर उसी में ही निकलेगा जहां पर आपका ब्लड रिलेशनशिप पॉसिबल है। पर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इस सेंस में वाइडर है। वो क्यों? प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप दोनों तरह के रिलेशनशिप कवर कर रहा है, रिलेशनशिप बाय ब्लड एज वेल एज रिलेशनशिप बाय मैरिज। दोनों रिलेशनशिप कवर कर रहे हैं, रिलेशनशिप बाय ब्लड एज वेल एज रिलेशनशिप बाय मैरिज। हम प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कुछ ऐसा क्लॉज देखेंगे जहां पर हमें दिखेगा कि इवन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इट इज वाइडर देन स्पिंदा रिलेशनशिप। वो कैसे? स्पिंदा में तो 2, 3 और 5 की डिग्रीज है, प्रोहिबिटेड में कोई भी डिग्री नहीं है, एंड इवन देन द मैरिज विल बी वॉइड। तो हम इसको जब स्टार्ट करेंगे, वी विल कंपेयर क्लॉज बाय क्लॉज। पर बिगनिंग में अभी इतनी बात तो हमें क्लियर ही है, अगर हम सेक्शन की प्लेन रीडिंग लें कि स्पिंदा में, इसमें आप लिख लीजिए, in Spinda relationship only blood relations could fall within its purview, within its purview. Whereas in case of prohibited relationship, both blood as well as relationship by marriage
are covered. Both blood as well as relationship by marriage are covered. Therefore, in this respect, prohibited relationship is wider than spinda relationship. सेकेंड, इसमें बहुत मेजर डिफरेंस है. स्पिंदा रिलेशनशिप में हमें पैरामीटर्स प्रोवाइडेड है. 3-5 प्रोवाइड कर दिया, अब अपने आप कैलकुलेट करते रहो मैरिज वैलिड है या वॉइड है. पर जब हम प्रोहिबिटेड की बात करते हैं, प्रोहिबिटेड में पैरामीटर नहीं, एग्जॉस्टिव लिस्ट प्रोवाइडेड है उन रिलेशंस की विच वुड फॉल अंडर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. इसमें इन स्पिंदा रिलेशनशिप Section 3F has just provided the parameters in form of degrees in order to find out the validity of marriage. In order to find out the validity of marriage. Whereas in prohibited relationship, that is 3G, exhaustive parameters, exhaustive list लिखिए, exhaustive list of relations, has been provided which fall within purview of prohibited relationship. वन बाय वन अब हम 3G को रेफर करेंगे. बेटा बेरेक्ट निकाल लीजिए. रीड करना. Section 3G. Degree of prohibited relationship. Yes. Two persons are said to be within the degree of prohibited relationship. First, if one is a linear ascendant of the other. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब हम बात कर रहे हैं 3G की, जो इसका 3GI है, तो जब हमने 3GI को रेफर किया, 3GI में क्या लिखा हुआ है? इफ वन इज linear ascendant of other. जो क्लॉज आई है, यहां पर डिग्रीज का कोई मेंशन नहीं है. यहां पर केस ओवरलैप करेगा कुछ डिग्रीज तक स्पिंदा और प्रोहिबिटेड में. फॉर एग्जाम्पल, पी एक लड़की है, हम इसके एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बना सकते. इट विल गो अप टू इंफिनिटी. अगर हम स्पिंदा रिलेशनशिप लें, इंक्लूसिव ऑफ द पर्सन कंसर्न, 1, 2, 3, 4, 5, यहां तक मैरिज वॉइड है
अंडर स्पिंदा रिलेशनशिप, मैरिज वॉइड है अंडर स्पिंदा रिलेशनशिप, पर इसके बाद भी वो मैरिज नहीं कर सकती। यहां तक तो सिर्फ स्पिंदा रिलेशनशिप है, स्पिंदा रिलेशनशिप प्लस प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, बिकॉज यहां पर क्या यूज है, वन इज लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर। पर इसके बाद भी मैरिज वॉइड होगी अंडर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, बिकॉज कोई भी डिग्री प्रिस्क्राइब्ड नहीं है if one is linear ascendant of the other. Therefore under clause I, due to clause I, prohibited relationship एक wider connotation में है as compared to spinda relationship. Clear है? Next read. Two. Two, Second, yes. if one was the wife or husband of a linear ascendant or descendant of the other. Yes, इसमें लिख लीजिए under clause 2, under clause 2 the following relations are covered. The following, yes बोलो शिफाली। मैम आपने क्लॉज 1 में कुछ नहीं लिखवाया। बेटा वो डायग्राम ही ड्रॉ करना था, आपने किया नहीं डायग्राम ड्रॉ? ओके मैम, आई विल ड्रॉ दैट डायग्राम। यस, उसमें आप लिख लीजिए, उसमें आप लिख लीजिए, क्लॉज आई में लिख लीजिए बेटा, क्लॉज आई में आप लिख लीजिए, क्लॉज आई has put restraint on marrying any lineal ascendant. In this respect, prohibited relationship is wider than spinda relationship, as spinda relationship is restricted to 3 or 5. Spinda relationship is restricted to 3 or 5, which is not the case in case of prohibited relationship, which is not the case in prohibited relationship, which is not the case in prohibited relationship. इसके नीचे प्लीज आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना, 5 तक तो दोनों में ही आएगा, स्पिंदा एज वेल एज प्रोहिबिटेड, और आफ्टर 5 प्रोहिबिटेड में मैरिज होगी आपका वॉइड। ठीक है प्लीज। तो आपका जो डायग्राम है वो इलस्ट्रेट कर रहा है जो आपने लिखा हुआ है, जो 5 तक तो प्रोहिबिटेड प्लस स्पिंदा है और आफ्टर 5 सिर्फ प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट लिखिए अब, क्लॉज 2 covers two types of relations. A, wife of linear ascendant और डिसेंडेंट, और सेकंड केस है हस्बैंड ऑफ linear ascendant और डिसेंडेंट। जब हमने बात की वाइफ ऑफ लिनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, इसमें डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए।
H और W हैं, they got married and they are having son S from this union. जो W है उसकी डेथ हो गई, H after her death he married to W1 जो कि S का एज ग्रुप था। कुछ टाइम के बाद H की भी डेथ हो गई और मैरिज हुई बिटवीन S एंड W1। Their marriage will be void। वो क्यों void होगी? Because W1 कौन है? Wife of lineal ascendant, wife of lineal ascendant। नेक्स्ट, H की मैरिज हुई W से, they are having S from this union। yes, इसी के अंडर नेक्स्ट केस है, H की मैरिज हुई W से, they are having one son S from this union। S got married to W1, W की भी डेथ हो गई, S की भी डेथ हो गई, H married W1। Their marriage will be void। मैम ये एक हम दोबारा बताएंगे। हस्बैंड वाइफ है, फादर मदर, सन है, सन की मैरिज हुई W1 से, मदर की डेथ हो गई, सन की डेथ हो गई, ससुर ने बहू से शादी कर ली, H मैरिड W1। मैरिज वॉइड क्यों है? Linear descendant. वाइफ ऑफ अ लिनियल डिसेंडेंट, वाइफ ऑफ अ लिनियल डिसेंडेंट। क्लियर है प्लीज? क्लियर है? तो ये दो केसेस हैं, वाइफ ऑफ लिनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, ये दोनों ही कवर करते हैं। अगर इस केस में देखें, हस्बैंड है, H कौन है W1 के लिए? he is husband of lineal ascendant, वाइस वर्सा है ना, तो दोनों ही केसेस कवर हो जाएंगे ना। जो W है, she is wife of lineal descendant, जो H है, he is husband of lineal ascendant। इस केस में जो हमने पहले किया था, जो W1 है, she is wife of lineal ascendant, और जो S है, ये linear descendant आएगा ना शायद ऐसे। नहीं सॉरी प्लीज, इसमें वो केस नहीं फॉल करेगा बेटा, इसमें वही फॉल करेगा, S और W1 के बीच में मैरिज वॉइड है, बिकॉज शी इज वाइफ ऑफ लिनियल असेंडेंट। ठीक है प्लीज? हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। मैम एक बार कंक्लूजन फर्स्ट मूवी पर दोबारा बता दोगे? बेटा हमने कहा, जो हमने फर्स्ट केस किया, उसमें हमने कहा था H और W की मैरिज हुई है, दे आर हैविंग सन S फ्रॉम दिस यूनियन, W की डेथ हो गई, H ने मैरिज की W1 से, तो W1 S की स्टेप मदर हुई ना, स्टेप मदर है, ब्लड रिलेशन चाहे नहीं है, तो H की डेथ हो गई, मैरिज हो गई बिटवीन S एंड W1। यहां पर अब दोनों केसेस पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि S अनमैरिड है, S अनमैरिड है। क्लियर है? तो जब हमने बात किया तो इसमें क्या केस है, जो W1 है, W1 से शादी पॉसिबल नहीं थी बिकॉज शी इज द वाइफ ऑफ लिनियल असेंडेंट। तो इसमें वो दूसरा केस नहीं बनेगा। क्यों? हमने, क्योंकि H और W के साथ इसका रिलेशनशिप बाय ब्लड है। हमने बात की है हस्बैंड या वाइफ की, तो हस्बैंड या वाइफ में रिलेशनशिप बाय मैरिज होना चाहिए, इसलिए वो सेकंड केस इसमें फॉल नहीं कर रहा। जब हम लीनियल
ascendant और descendant कहते हैं तब हम blood relations की बात करते हैं ना। बेटा उनके स्पाउसेस, हाँ जी, जैसे आपने सेकंड एग्जांपल में कहा कि W1 जो है जो सन की वाइफ है वो H से इसलिए शादी नहीं कर सकती क्योंकि एक तो वो उसके लीनियल असेंडेंट का हस्बैंड है। बेटा फिर हमने कहा H की मैरिज हुई W से, इनका लड़का S, उसकी मैरिज हुई W1 से, Yes, sir. उसके बाद इन दोनों की डेथ हो गई, इन दोनों की शादी हो गई है। हाँ जी। अब ये बोथ वेज है। बोथ वेज कैसे है? W1 H से इसलिए शादी नहीं कर सकती थी बिकॉज ही इज हस्बैंड ऑफ, Lineal ascendant. सॉरी यहां पर भी दी, वो उसका लीनियल असेंडेंट नहीं है। यस, यहाँ पर इसलिए मैरिज नहीं कर सकता जो H और W से, बिकॉज शी इज द वाइफ ऑफ लीनियल डिसेंडेंट। बीच में वो आना जरूरी है जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशनशिप हो। क्लियर है? वो सॉरी ऐसे दोनों तरफ से नहीं हो सकता, बिकॉज ब्लड रिलेशनशिप आना जरूरी है। तो ब्लड रिलेशनशिप यहाँ पर है, उनके स्पाउसेस के साथ आप शादी नहीं कर सकते। वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, क्योंकि देखा जाए H और W के बीच में तो ना रिलेशनशिप बाय ब्लड है ना रिलेशनशिप बाय मैरिज है। ठीक है प्लीज। और फिर मैम W1 का W से कोई लीनियर असेंडेंसी वाला सिस्टम है नहीं, तो इसका मतलब जो इसका रिलेशन है वो तो यहीं से हमें जाना पड़ेगा, यहीं से जाना पड़ेगा ना S के थ्रू। तो वो वाइफ ऑफ लीनियर डिसेंडेंट है, इसलिए उसके साथ वो शादी। हाँ बोलो सौरभ। मैम डिग्री का टिल इनफाइनाइट डिग्री है इसमें भी, असेंडेंट और डिसेंडेंट की? नहीं बेटा इसमें तो लिखा हुआ है ना, वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियर असेंडेंट। हाँ यस, डिग्री इसमें भी इनफाइनाइट है, बिकॉज असेंडेंट और डिसेंडेंट की डिग्री मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसमें इनफाइनाइट है। ठीक है प्लीज, वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्लॉज 3, क्लॉज 3 मैंने यहाँ पे दोनों एग्जांपलों में हमने लीनियर डिसेंडेंट किया ना, लीनियर असेंडेंट। असेंडेंट, ये हमने दोनों बेटा एक में तो असेंडेंट किया ना, इसमें डिसेंडेंट है। जहां स्टेप मदर से मैरिज की वो इसलिए है शी इज द वाइफ ऑफ लीनियर असेंडेंट। ठीक है प्लीज। यस, नेक्स्ट देखिए, क्लॉज 3 कवर्स द फॉलोइंग रिलेशनशिप within purview of prohibited degrees. Within purview of prohibited degrees. लिखिए वन, वाइफ ऑफ ब्रदर, वाइफ ऑफ ब्रदर, वाइफ ऑफ ब्रदर। लिख वाइफ रहे हैं पर रियलिटी में वो क्या हो चुकी है अब? विडो। क्योंकि विडो के बाद हम बात कर रहे हैं, अगर ब्रदर की वाइफ है तो उसकी मैरिज के दौरान थोड़ी ना शादी की बात कर रहे हैं। क्लियर है? वाइफ ऑफ ब्रदर। सेकंड, वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर। हाँ जी, कौन है वो? वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, चाची। चाची, चाची ताई कुछ भी हो सकती है, चाची ताई। वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, तो चाची ताई के साथ भी शादी नहीं हो सकती। और थर्ड लिखिए, वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर। कौन है? मामी। मामी, मामी के साथ भी शादी नहीं हो सकती। और फोर्थ लिखिए, वाइफ ऑफ ग्रैंडफादर्स ब्रदर। ग्रैंडफादर्स ब्रदर कौन होगा? दादे का भाई, उसकी वाइफ।
और वाइफ ऑफ ग्रैंडमदर्स ब्रदर। wife of वाइफ ऑफ ग्रैंडफादर्स ब्रदर, वाइफ ऑफ ग्रैंडमदर्स ब्रदर। इतने बुढ़ापों में तो कौन शादी करेगा, वो तो, क्योंकि जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं, पहले होता था कि लोग अपने बच्चों की भी शादियां देखकर जाते थे। आजकल तो ह्यूमन लाइफ स्पैन ही इतना नहीं है कि आप ऐसे 2-3 जनरेशन तक जिंदा रह सकें। क्लियर है? यस। फोर्थ लिखिए, क्लॉज 4। क्लॉज 4 covers the following relationship, covers the following relationship। बेटा जो क्लॉज 4 है ना, यहां पर स्पिंदा रिलेशनशिप भी फॉल करेगा, बिकॉज ये ब्लड रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। फर्स्ट, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर। बी, uncle and niece, uncle and niece। और सी, कौन होगा अंकल और नीस? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, आंट एंड नेफ्यू, आंट एंड नेफ्यू। और फोर्थ, चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। और नेक्स्ट, चिल्ड्रन ऑफ 2 brothers, चिल्ड्रन ऑफ 2 brothers। और लास्ट लिखिए बेटा, चिल्ड्रन ऑफ 2 sisters, चिल्ड्रन ऑफ 2 sisters। ठीक है, प्लीज इसमें लिखिए एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आफ्टर क्लॉज D has widened the scope of prohibited relationship by including the following relationship within its purview, within its purview। First, relationship includes, first, relationship includes relationship by full, half and uterine blood, full, half and uterine blood। इसको हम ऑलरेडी स्पिंदा रिलेशनशिप में कर चुके थे, तो इसको हम फिर से रेफर नहीं करेंगे। इट रेफर्स टू relationship includes relationship by full, half or uterine blood। full same father same mother, half same father different mother, uterine same mother different father। Second, it includes legitimate as well as illegitimate blood relationship, it includes legitimate as well as illegitimate blood relationship। Third, it includes relationship by blood, as well as relationship by blood as well as by adoption। इसमें लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, सेक्शन 3G has defined spinda relationship
Section 3G has defined spinda relationship and condition pertaining to prohibited relationship क्या लिखा बेटा अभी आपने? Section 3G has defined spinda relationship and conditions pertaining to prohibited relationship. Has been included under section 5 clause 4, which reads as, बेटा as it is आप यहाँ पर condition लिख देना, एक बार बेटा read करना, आपको direct से read करो. Clause 4. Yes. Parties are not within a degree of prohibited relationship unless the custom or use. ये underline कर लीजिए. Unless के ऊपर exception लिख लीजिए. एक exception है unless the custom Or uses. Yes. Permitting each of them permits of a marriage between the two. yes. डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दीजिए अपनी नोटबुक में, 2-3 लाइनें छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखिए क्लॉज 4 of section 5 has recognized one exception also, and that is if there is any custom which is prevailing in both boys as well as girl side, which permits of such marriage then their marriage would be valid under customary law. क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए कस्टम के अंडर ही एक जिसमें जजमेंट लिखिए बेटा. रणदीप सिंह वर्सेस रुपिंदर कौर. रणदीप सिंह वर्सेस रुपिंदर कौर 2019 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. ये बेटा कस्टम से रिलेटेड है, पर इस जजमेंट को हम डिटेल में करेंगे जब हम सेक्शन 7 करेंगे, वहां पर भी कस्टम की बात है. इसमें पर आपको पता होना चाहिए, इसमें लिख लीजिए टू बी डन इन डिटेल while doing section 7. नेक्स्ट हेडिंग डालिए करेवा मैरिज और चादर अंदाजी. करेवा इसी में KAREWA करेवा मैरिज और चादर अंदाजी. पहले इसका मीनिंग लिख लीजिए. करेवा मैरिज और चादर अंदाजी. दिस मैरिज इज परफॉर्म्ड
This marriage is performed in case of remarriage, in case of remarriage by a widow, the future husband puts a chadar, चादर को आप डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लेना, और व्हाइट शीट, पुट्स अ चादर और व्हाइट शीट over the would-be wife's head, as part of the ceremony. इसमें लिखिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट has held that Kareva wedding amounts to a valid marriage. Where wife Suman married her brother-in-law 3 years after her husband's death. Ma'am, can you repeat? Oh, has held that Kareva marriage Amounts to remarriage by a widow. आगे क्या लिखा बेटा? Where wife Suman married, जो husband है वो brother in law है, her brother in law 3 years after her husband's death. She diligently moved an application for stopping pension under a welfare scheme she was confronted with the recovery notice she claimed that Kareva marriage did not amount to remarriage. परिवार को परेशान करने वाली बात है. वाइफ ने कहा कि पेंशन क्या कर दो, स्टॉप कर दो, क्योंकि मेरी मैरिज उससे नहीं हुई थी. ऑब्वियसली वो फैमिली को ट्रबल करना चाहती थी, बिकॉज जो फैमिली पेंशन मिलता है उसमें ये नहीं कि सिर्फ वाइफ का पहला राइट होता है, पर वो ऑब्वियसली इट विल हेल्प द एंटायर फैमिली. बट हर आर्गुमेंट failed to find favor with Punjab and Haryana High Court, as even under customary law, certain customary
form of marriage including चादर अंदाजी, including चादर अंदाजी, चादर अंदाजी has been recognized. बेटा वो क्या होता है कि जैसे हस्बैंड है, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वाइफ डेस्टिट्यूट है, उसके पास कोई मेंटेनेंस के रिसोर्सेज नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ना पेंशन बंद जाता है, पर वो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, बिकॉज हर आदमी नहीं ये क्लेम कर सकता है, इसके पैरामीटर्स हैं। तो उसको वो मिला, वो उसको क्वैश कराना चाहती थी। ये डायरेक्टली आपके मैरिज एक्ट के अंदर का केस नहीं, पेंशन सर्विस लॉज के अंडर आ जाता है, पर इनडायरेक्टली इसमें उन्होंने, हाई कोर्ट ने कहा बेटा पेंशन मिलती होगी विडो को, पर उसमें भी ना रूल्स में लिखा होता है कि किस किस का पेंशन पर कितना कितना राइट है। मतलब अगर आप रूल्स में पढ़ेंगे ना, जैसे फैमिली पेंशन में मेंशन होता है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स होती हैं, उसमें मेंशन होता है। बिकॉज इस केस को ये आपके न्यूज़पेपर्स में बहुत आया था, इवन जो ये पहले वाला केस है कस्टमरी राइट का, वो इसमें मेंशन्ड है, पर इसकी डिटेल जजमेंट ना मिल नहीं पा रही है। तो मैं किसी को मैंने बोला, तो डिटेल जजमेंट जब मिल जाएगी उसको हम फिर एक बार डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये टाइम एंड अगेन अगर आपको क्वेश्चन आता है चादर अंदाजी का, आपको क्वेश्चन अलग से आया हुआ है, इट हैज टू बी साइटेड विद केस लॉज। तो जो ये जजमेंट है ना, इसमें हमें चादर अंदाजी से रिलेटेड केसेस मिलेंगे। यस, तो आप इसमें आप वो लिख दीजिए, सेकंड हस्बैंड के डेथ के बाद बेटा, पहले हस्बैंड की तो हो ही चुकी थी, सेकंड हस्बैंड ने चादर अंदाजी से उसको शादी किया, तो वो चादर अंदाजी कहा कि वैलिड मैरिज नहीं है, पर कोर्ट कहता कि नहीं वैलिड मैरिज है। क्लियर है? कोई और ग्राउंड हो सकता है वो कि अगर वो डेस्टिट्यूट नहीं है तो वो पेंशन वापस आने का रिकवरी नोटिस मिल सकता है, पर इस ग्राउंड पर नहीं है कि वो मैरिज वैलिड नहीं है। क्लियर है? इसमें ना आप लिख दीजिए टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल, टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल, टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल। तो जब हम सेक्शन 7 करेंगे वहां पर चुन्नी सेरेमनी, चादर अंदाजी वो डिस्कस्ड होता है, यहां पर लिख दीजिए अलोंग विद सेक्शन 7। तो ये वाला केस है, ये आपके दोनों में ही फॉल कर जाएगा, इवन आपके प्रोहिबिटेड में भी, इवन अंडर आपके कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज जो आपके सेक्शन 7 में है, वहां पर भी ये केसेस फॉल करेंगे। वहां पर हम इसको डिटेल में करेंगे, तब तक जजमेंट भी ट्रेस हो जाएगा। क्लियर है? प्लीज नेक्स्ट लिखिए सेक्शन 18B। सेक्शन 18B has provided penal consequences in case of contravention. Penal consequences in case of contravention, that is SI कितनी देर के लिए, सिंपल इम्प्रिजनमेंट कितनी देर की हो सकती है, अप टू 1 मंथ, अप टू 1 मंथ, और फाइन कितना, अप टू 1000, और बोथ। हाँ जी, अब आपने कोई डाउट पूछना है तो पूछिए। ग्राउंड्स ऑफ वॉइड मैरिज हमारा खत्म हो गया। जब हमने वॉइड मैरिज किया उसके साथ ही आपका सेक्शन 5 की 3 कंडीशंस भी कवर हो गई हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 4, कंडीशन 5। क्लियर है? जब हमने सेक्शन 5 किया, साथ में ही आपका सेक्शन 5 क्लॉज 1 बाइगैम मोनोगैमी जो प्रोवाइड करता है, सेक्शन 4 प्रोहिबिटेड, क्लॉज 4 प्रोहिबिटेड, और क्लॉज 5 स्पिंदा, उसके साथ ये हो गया। अभी आपको कोई डाउट है तो पूछिए, बिकॉज वॉइड मैरिज का हर एक्सेप्ट 1 लेजिटिमेसी, क्योंकि हम वॉइडेबल और वॉइड इकट्ठे ही सेक्शन 16 करेंगे,
बाकी सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने कोई डाउट पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वॉइडेबल मैरिज। ओके बेटा, जब हमने कहा लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, तो जब लीनियल वर्ड यूज है ना, लीनियल होता है अपनी लाइन में, क्लियर है। अब जो वाइफ है, ये जो आप डाउट हमारे डायग्राम की वजह से इमर्ज हुआ, जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, जब हमने कहा लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, हमने कहा ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। जब हमने कहा हस्बैंड, इसके लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट कौन होंगे? हस्बैंड के डिसेंडेंट है सन, सन सन, डॉटर भी आएगी साइमल्टेनियसली। ये लिनियल है। यो जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन का होना बहुत जरूरी है। लिनियल होता है अपनी लाइन में, लिनियल होता है अपनी लाइन में। एक मेरे को दे दो। अब आपका डाउट क्यों अराइज हुआ? अब हम दोनों सिचुएशन करेंगे जहां पर वाइफ के भी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट कवर होगा और हस्बैंड का भी लीनियल और डिसेंडेंट कवर होगा, पर हम उसमें डिफरेंट केसेस करेंगे। बेटा फिर से सेक्शन 3G का वो क्लॉज रीड कर दे। 3G clause 2. यस बेटा, हम 3G क्लॉज 2 को डिस्कस कर रहे हैं। यस, अब रीड कर दीजिए। If one was a wife or husband of lineal ascendant or descendant of the other. हमने कहा husband wife, they got married and they are having one son S from this union. दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अब इस केस में बेटा, जो इसकी वाइफ होगी ना, उसका लिनियर असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स इनके साथ नहीं है, बिकॉज ये फैमिली में स्ट्रेंजर है, फैमिली के साथ आई है वो बाय मैरिज, तो लिनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट होंगे बाय ब्लड। अगर इसकी और इसकी डेथ के बाद ये मैरिज करता है HW के साथ, तो हम ये कहेंगे W1 is the wife of lineal descendant, इसलिए H की मैरिज W1 के साथ नहीं हो सकती। कोई लाइन W1 तक H कैसे पहुंचा? क्योंकि एक सन था इसके पास जो उसका उस लाइन में था, उसकी वाइफ है ये। अब हम ये नहीं कहेंगे कि W1 से H का मैरिज इसलिए वॉइड है बिकॉज H इज द हस्बैंड ऑफ लिनियल असेंडेंट। ये गलत है। क्यों? W वाइफ की लिनियल असेंडेंट नहीं है, बिग क्रॉस, क्योंकि ये फैमिली में एंटर हुई है बाय मैरिज, ना तो ये इनके असेंडेंट्स में आती, ना ही ये इनके डिसेंडेंट्स में आती। मैं ये कह रही थी आपको, ठीक है। तो अब हमें वाइफ का कैसे कवर होगा? बात तो ये, हमने तो हस्बैंड हस्बैंड की बात कर दी। इसके साथ वाइफ का ऐसे कवर होगा। अब हम कह देंगे H और W का सर नहीं, डॉटर है, ठीक है, डॉटर है और डॉटर ने मैरिज की है H1 से, ठीक है। उसके बाद D की डेथ हो गई, यस, H की डेथ हो गई, ठीक है। H ने मैरिज कर ली W से। कौन है ये?
सास और दामाद कहते हैं ना, जमाई जो भी है, ये क्या होगी? W मदर इन लॉ, H1 सन इन लॉ। इन दोनों की मैरिज में कोई ना, इनका कोई रिलेशनशिप बाय ब्लड है ना रिलेशनशिप बाय मैरिज है, पर फिर भी हम इनमें रिलेशनशिप परमिट नहीं कर रहे मैरिज का। वो क्यों? जो H1 है, H1W का कौन है? हस्बैंड ऑफ लिनियल डिसेंडेंट। ठीक है, ठीक है, क्योंकि W जब हम बात करते हैं, अब हमने क्यों कहा लिनियल? क्योंकि W का H1 से ना कोई कनेक्शन नहीं है, ये डायरेक्ट इस तक नहीं पहुंच सकती। जब W H तक पहुंची, पहले उसे डिसेंडेंट की वजह से ये फैमिली में आए, तो ये रिलेशनशिप बाय मैरिज है। तो यहां पर क्या है? हस्बैंड ऑफ लिनियल डिसेंडेंट, इसलिए W H1 से शादी नहीं कर सकती। ठीक है, प्लीज क्लियर है? कुछ और डाउट? क्वेश्चन क्वेश्चन था भाई कहने का। बोलो। ए और बी की मैरिज हो गई और बी ने 2-3 साल बाद, हिंदू थे दोनों, बी ने मतलब हस्बैंड ने कन्वर्ट कर लिया इस्लाम में और उसने शादी कर ली क्रिश्चियन लेडी से जिसका नाम वेरोनिका है। तो उन्होंने कहा है कि उसने फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व नहीं की है। तो बेटा ये तो आपका ना सरला मुद्गल का केस आया हुआ है, ये सरला मुद्गल की जजमेंट है जिससे होगा। जो सरला मुद्गल का केस था, चलो ये हम जब आईपी से का बाइगैमी करते हैं हम उसमें डिटेल में करते हैं। 495 बहुत डिस्कस यस, क्योंकि ये जो सरला मुद्गल का केस आया हम 494 के साथ ही डिस्कस करते हैं बेटा। तो जब हम इसमें बात की है, इसमें फर्स्ट मैरिज जिस फेथ में हुई है, आप उसी फेथ से गवर्न करेंगे अनलेस एंड अनटिल मैरिज डिसॉल्व नहीं होती। अगर आप इस्लाम ऑप्ट कर मल्टीपल मैरिजेस करना भी चाहते हैं, पहले आपको डाइवोर्स करना होगा अपनी पहली वाइफ को अंडर दैट लॉ इन विच देयर मैरिज हैज बीन सोलमनाइज्ड। आप अपने, बिकॉज हमने तो देखना है एट द टाइम ऑफ मैरिज कौन सा लॉ अप्लाई कर रहा था। तो कोई भी पार्टी अपने यूनिलेटरल एक्ट से दूसरी पार्टी के राइट्स को अफेक्ट नहीं कर सकती। या तो पहली वाइफ ही चली जाए, कन्वर्ट कर लिए, अगर पहली वाइफ को प्रॉब्लम नहीं है उसके पास डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं है। और यहां पर उसका ये कहना कि मैं अब इस्लाम में मैं आ चुका हूं और मैं 4 शादियां करूंगा, सरला मुद्गल ने बैन कर दिए। सरला मुद्गल ने कहा कि ये हमने नहीं कहा, ये हिंदू मैरिज एक्ट में शुरू से ही प्रोविजन है कि जब आपकी पहली मैरिज सबसिस्ट कर रही है आप फिर से मैरिज नहीं कर सकते। 1955 से ही प्रोविजन है। एंड हस्बैंड चाहे कन्वर्ट कर लेगा, उसका मैरिज फिर भी जो फर्स्ट मैरिज है दैट विल बी गवर्न्ड बाय हिंदू मैरिज एक्ट। और उसका रास्ता है पहले अपनी वाइफ को मैरिज डिसॉल्व करे अंडर दैट एक्ट, उसके बाद वो इस्लाम में कुछ भी करे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वो अब ऐसा करता है तो कन्वर्जन की वजह से ही विल नॉट बी प्रोटेक्टेड, ही विल बी लायबल फॉर बाइगैमी। मेरे उसमें ये इशू मैंने क्योंकि सरला मुद्गल मैंने थोड़ा सा किया तो मुझे लगा आईपीसी के साथ ही ज्यादा कनेक्टेड। नहीं बेटा, वो आईपीसी में क्यों? क्योंकि जब हम रीमैरिज की बात करते हैं यहाँ पर तो सिविल कॉन्सिक्वेंसेज है ना, कि जब मैरिज आपको आईपीसी या सिविल और उसमें दोनों में आ सकता है केस। ऐसा नहीं है कि सरला मुद्गल हम डिटेल में हम वहां करते हैं, बिकॉज वहां पर उसको डिसाइड किया गया जिस एक्ट के अंदर केस, वहां पर जब हम सरला मुद्गल के पैरामीटर्स करेंगे उन्होंने सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को मेंशन किया हुआ है
कि जो वॉइड मैरिज जो हम बाइगैमी का कहते हैं ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि सरला मुदगल के केस में उन्होंने कहा, बाद में ना लिली थॉमस का पिटीशन फाइल हुआ, रिव्यू पिटीशन, उन्होंने कहा कि सरला मुदगल ने एक नया लॉ बनाया है तो इसका प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होना चाहिए कि सरला मुदगल के केसेस के बाद अप्लाई करना चाहिए। वो कहते हैं हमने कोई नया लॉ नहीं बनाया, लॉ तो शुरू से ही है, जब से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया हमने तो इसका सिर्फ करेक्ट इंटरप्रिटेशन दी है, तो यहाँ पर कोई ये इसका रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन भी होगा बिकॉज लॉ तो शुरू से ही एग्जिस्ट कर रहा है। और इस वजह से उन्होंने कहा था कि अगर कोई कन्वर्ट करता है, their first marriage would continue to govern under that law under which their marriage has been solemnized। पहले उस आदमी को जो करना चाहता है इस कन्वर्ट होकर शादी, उसको डाइवोर्स देना पड़ेगा, उसके बाद वो अपना मुस्लिम लॉ के अंडर ही कुड मैरी थ्राइस फोर, जो भी उसका दिल करे। बेटा कन्वर्जन तो तब है अगर वाइफ ने कन्वर्जन का ग्राउंड पे डाइवोर्स फाइल करना हो, जब उसमें कन्वर्जन की बात ही नहीं है फिर क्या, उसमें लॉ ही कहता है जब आपकी पहली शादी पे अप्लाई करेगा। कन्वर्जन तो तब है ना जब उसकी वैलिड मैरिज को हम वैलिड करार दे रहे हो। अब जो हमने केस किया था नूर जहां खातून का केस किया था, उसमें तो क्या था, लड़कियां अनमैरिड थी, उन्होंने कन्वर्ट कर कर शादी कर रहे थे। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी मैरिड मैन है ये, whether first marriage would continue to govern by Hindu Marriage Act 1955 even after the conversion of the husband into Islam, और इसका आंसर है यस। तो वो आपको रीजनिंग देना पड़ेगा, जो सरला मुदगल के 6-7 पैरामीटर्स हैं वो इसकी रीजनिंग में आएंगे और फिर इसमें कंक्लूड होगा। पहली मैरिज उसी, तो रास्ता लॉ ने कहा रास्ता ये नहीं है कि तू अपना कन्वर्ट कर कर अपना तू मल्टीपल मैरिजेस का पाथ खोल दे और वाइफ के राइट टू खत्म कर दे। आपने जिस टाइम पर शादी की आपको वो स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा अंडर दैट लॉ। आपके कन्वर्जन से मैरिज को वो गवर्न करना बंद नहीं करेगा। आप अपना रिलीजन चेंज कर सकते हो, दोनों के मैरिज लॉ को चेंज नहीं कर सकते। हमने तो देखना एट द टाइम ऑफ मैरिज क्या था, तो पहले फिर लॉ ने कहा तेरे पास रास्ता क्या है, पहले तो अपनी पहली शादी को डिसॉल्व कर उसी लॉ में जिसमें हुई थी, अगर हो जाती है उसके बाद तू मल्टीपल मैरिजेस कर ले, तेरी बाइगैमी नहीं होगी, अदरवाइज तेरी बाइगैमी मानी जाएगी। आर्गुमेंट्स जो है वो फर्स्ट वाइफ के बिहाफ पे फ्रेम करो, तो फिर भी यही आर्गुमेंट, फिर भी यही इशू बनेगा। बेटा वो भी तो एग्रीव्ड ही है ना उसकी बाइगैमी से, तो वो तो आर्गुमेंट्स वही एग्रीव्ड है, और एग्रीव्ड है कौन, उसी के बिहाफ पर ही आप कर रहे हो ना, हस्बैंड क्यों केस करेगा। इसमें ये भी कॉन्सेप्ट इशू है, द सेकंड मैरिज आफ्टर द कन्वर्जन इट विल अमाउंट टू बाइगैमी इफ द फर्स्ट स्पाउस इज लिविंग। बेटा स्पाउस लिविंग है तभी तो आपको क्वेश्चन आया बाइगैमी का। आपको रिलीजन मेंशन, मेन इसमें स्पाउस लिविंग ना लिविंग की बात नहीं, मेन क्वेश्चन है रिलीजन का। क्योंकि जब हम इसको क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि 494 में ना एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या आता है, जो मुस्लिम मेल्स हैं वो 4 मैरिजेस कर सकते थे, तो मुस्लिम मेल्स को हम 494 अप्लाई नहीं करते, पर मुस्लिम फीमेल्स को होता है, हिंदू मेल्स फीमेल्स दोनों को ही होता है। अब चक्कर वहां पड़ने लगा जहां पर एक हिंदू आदमी कन्वर्जन के बाद, पहले अगर उसकी कन्वर्जन के बाद ही शादी हुई है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली मैरिज हो चुकी है हिंदू लॉ में, कन्वर्ट कर कर फिर कह रहे मैं तो इस्लाम में भी शादी करूंगा। जहां पर कन्वर्जन हो रही है फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, क्या पहली मैरिज वहां पर वो उसके बाइगैमी के लिए प्रोसिक्यूट हो सकता है या नहीं, ये क्वेश्चन डील किया हुआ है। तो उन्होंने बताया कि बाइगैमी उसको राइट नहीं मिलता अपने यूनिलेटरल एक्ट से कि अपने दूसरे स्पाउस के राइट खत्म करे, तो रास्ता है पहले या तो उसको डाइवोर्स दे दे अंडर दैट लॉ अंडर विच देयर मैरिज, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके बाद वो जितनी मर्जी मैरिजेस करे, अदरवाइज ही वुड बी लायबल फॉर बाइगैमी। और कोई क्वेश्चन है मौली? बस, हाँ जी नेक्स्ट लिखिए, वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12।
voidable marriage, section 12. voidable marriage के साथ लिख लीजिए ब्रैकेट में, annulment of marriage by decree of nullity. annulment of marriage by decree of nullity. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आपने मेंस में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आपका ठीक टर्मिनोलॉजी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको 11 है, 11 में पिटीशन फाइल हुई है फॉर डेक्लेरेशन एज टू वॉइड मैरिज बाय डिक्री ऑफ नलिटी, कोई सब्सटेंटिव रिलीफ नहीं है। 12 में फाइल किया जा रहा है फॉर एनलमेंट ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ नलिटी। दोनों में ही डिक्री ऑफ नलिटी को पास किया जा रहा है। ग्राउंड्स लिखिए, ग्राउंड्स ऑफ वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12 सबसेक्शन 1। ग्राउंड्स ऑफ वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12 सबसेक्शन 1। फर्स्ट, impotency. impotency second, unsoundness of mind, unsoundness of mind ब्रैकेट में लिख लीजिए, contravention of section 5 clause 2, contravention of section 5 clause 2. Third, consent by force or fraud, consent by force or fraud. Fourth, pre-marriage pregnancy, pre-marriage pregnancy. ये जो बेटा आपके सेक्शन 12 के चारों ग्राउंड्स हैं, ये इम्पेडिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब ये दूसरे स्पाउस की मर्जी है कि वो एग्रीव्ड होते हुए भी इफ दैट पर्सन इज हैप्पी विद द यूनियन, लॉ इंटरफेयर नहीं करेगा। पर जहां पर वो पार्टी एग्रीव्ड है, लॉ ने उसको रेमेडी प्रोवाइड की है, एनलमेंट ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ नलिटी। अब आपका जो प्री मैरिज प्रेगनेंसी है, प्री मैरिज प्रेगनेंसी में आपको क्वेश्चन आया हुआ है, लगता तो 12(1)D है, रियलिटी में 12(1)D का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये था कि वाइफ को प्री मैरिज प्रेगनेंसी है, हस्बैंड को पता नहीं था ये फैक्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज, उसके बाद बच्चा बॉर्न हो जाता है, वाइफ मेंटेनेंस मांगती है अपने और बच्चे के लिए, हस्बैंड कहता है वाइफ को तो ठीक है मैं दे दूंगा, पर बच्चे को मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, बिकॉज वाइफ वॉज हैविंग प्री मैरिज प्रेगनेंसी एंड द चाइल्ड इज नॉट माइन। आपको डिस्कस करना है इशू रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ द चाइल्ड। बताइए मैम, ये सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन बनता है। क्यों बेटा, क्यों आपने उसके अंडर फॉल करवाया? क्योंकि मैम जो बच्चा बॉर्न हुआ है वो विद इन दी मैरिज ही बॉर्न हुआ है ना, मैं आपने टाइम नहीं बताया। यस, यस, आफ्टर मैरिज बॉर्न हुआ है बेटा। मैम इसीलिए तो मैम वहां पे ये क्लॉज आ जाएगा ना कि वाइफ इसीलिए मेंटेनेंस मांगेगी क्योंकि जो चाइल्ड है वो विद इन दी वेडलॉक बॉर्न हुआ है। पर बेटा जब आप जिस एक्ट की बात कर रहे हैं वो एक प्रोसीजरल लॉ है, एविडेंस एक प्रोसीजरल लॉ है,
और हमें क्या पढ़ रहे हैं? सब्सटेंटिव लॉ। बिफोर जंपिंग ओवर टू प्रोसीजरल लॉ, पहले हमें देखना पड़ेगा क्या हमारे सब्सटेंटिव लॉ में कोई प्रोविजन है जिसका बच्चे को बेनिफिट मिल सकता है? सेक्शन 16 ओके, क्या बच्चा सेक्शन 16 के अंडर फॉल करेगा? दैट इज द मेन इश्यू। मैम यस, मैम एक बार क्वेश्चन के फैक्ट्स दोबारा रिपीट कर दोगे? बेटा वाइफ को प्री मैरिज प्रेगनेंसी है, हस्बैंड को पता है वाइफ को प्री मैरिज प्रेगनेंसी है, पर पता चला आफ्टर मैरिज। हस्बैंड इज एग्रीव्ड फ्रॉम दिस फैक्ट, हस्बैंड फाइल करता है पिटिशन फॉर गेटिंग द मैरिज एनल्ड बाय अ डिक्री ऑफ नलिटी, और वाइफ उस पिटिशन में मेंटेनेंस मांगती है फॉर हरसेल्फ एज वेल एज द चाइल्ड। हस्बैंड कहते हैं रियलिटी में प्रॉब्लम मुझे तेरे से थोड़ी ना है, जो प्रॉब्लम की जड़ है उसको मैं क्यों मेंटेनेंस दूंगा जब पता है बच्चा मेरा नहीं है। तो पूछा हुआ है क्या बच्चे को मेंटेनेंस मिलेगा, ये आपने डिस्कस करना था। फैक्ट्स क्लियर हैं अब आपको? यस मैम। यस, यही थे बेटा फैक्ट्स। बेटा मॉली सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 रीड कर बेटा। where a decree of nullity is granted in respect of a voidable marriage under section 12, any child begotten or conceived before the decree is made who would have been legitimate child of the parties to marriage if at the date of decree it had been dissolved instead of being annulled shall be deemed to be their legitimate child notwithstanding the decree of nullity. अब यहां पर आपको डिस्कस करना पड़ेगा स्कोप ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। प्री मैरिज प्रेगनेंसी में बच्चा तो आएगा ही, ये तो सबको पता है, लेजिस्लेचर को भी पता था जब लॉ बनाया गया। नो डाउट देखने में अनजस्टिफाइड लगता है कि जो जिस वजह से डिस्प्यूट है उसको वो हस्बैंड मेंटेनेंस क्यों दे। पर अगर लेजिस्लेचर का इंटेंशन होता कि प्री मैरिज प्रेगनेंसी के केसेस में बच्चे को मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए तो बच्चे को वो लेजिटिमेसी ग्रांट नहीं करते। रेदर ये तो हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। सेक्शन 16 क्लॉज 3 में इन बच्चों को हमने प्रोप्राइटरी राइट्स दिए हैं उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में। तो जब हमने कहा, जब पार्लियामेंट ने, जो कि वो चाहता तो वो एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता था, ऐसा उन्होंने नहीं किया, तो हम नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं देंगे। सेक्शन 16 वुड बी एप्लीकेबल इवन टू किड्स हु आर बोर्न आउट ऑफ वॉइडेबल मैरिज, जो कि 12(1)(d) में चाहे फॉल कर रहा हो, तो वो सेक्शन 16 उस बच्चे को अप्लाई करेगा और बच्चे को राइट्स मिलेंगे। पर अब बात है फिर हस्बैंड के पास क्या रेमेडी है, फिर आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अगर हस्बैंड चाहता है कि बच्चे को लेजिटिमेसी ना मिले, उसे सेक्शन 112 की जो एक्सेप्शन है वो उसको प्रूव करनी पड़ेगी। तो जब हमने 112 की बात की थी तो हमने गौतम कुंडू का किया था प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए, और फिर हमने भंभानी जेना प्रसाद का केस किया, प्रोज एंड कॉन्स टेस्ट, टेस्ट ऑफ एमिनेंट नीड, ये सब। तो उसके अंडर अगर वो प्ली ऑफ नॉन एक्सेस प्रूव कर देता है तो जो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है लेजिटिमेसी की वो डिनाई हो जाएगी। उसके बाद ही कुड डिनाई राइट्स टू दैट चाइल्ड। पर अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाता है तो सब्सटेंटिव लॉ हमारे हिंदू मैरिज एक्ट ने बच्चे के प्रिजम्पशन, बच्चे के फेवर में लेजिटिमेसी दिया हुआ है, और यही मैंडेट है 112 का भी। एनी चाइल्ड बोर्न आफ्टर मैरिज वो लेजिटिमेट दिया गया है। तो हस्बैंड अगर बेनिफिट लेना चाहता है ही हैज टू प्रूव प्ली ऑफ नॉन एक्सेस, फिर उसे बेनिफिट मिल जाएगा। तो जब आपको क्वेश्चंस आते हैं आपको देखना पड़ेगा रियलिटी में क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है
और उसमें कौन कौन से लीगल प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्डेबल 16(2) में कि अगर वो मतलब अगर मैरिज हमने वर्डेबल से नल कराई है तो जो उनका बच्चा है who would have been legitimate child of parties to marriage if at the date of decree it had been dissolved. तो हम जो pre-marital है, if the child is conceived by some other man, तो उसमें हम आपके सेक्शन 16 में नहीं लिखा ना ये बात, नहीं तो हम उसको नहीं अप्लाई करेंगे बेटा, नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर वो डिसॉल्व नहीं होता तब भी सेक्शन 16 में अगर इंटेंशन होता कि 12(1) देखने में तो जो अनजस्टिफाइड लगता है, पर बेटा जब हम सेक्शन 16 करेंगे उसमें लॉ रीजनिंग देता है कि अगर किसी भी, चाहे मदर ने ही गलती की है, उसमें उस बच्चे का कोई भी कसूर नहीं है, तो हम बच्चे को बास्टर्डाइजेशन की स्टैंपिंग नहीं देंगे जो कि उसकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर सकती है। तो बच्चे को हम इलेजिटिमेसी से ब्रांड नहीं करेंगे, तो बच्चा तो लेजिटिमेट होगा। यस, फिर वो डिनाई हो जाएगा बेटा, तो फिर हस्बैंड को मेंटेनेंस देने का जरूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज वो लेजिटिमेट नहीं होगा। मैम एक्सक्यूज मी, यस बोलो शेफाली। मैम बट जब हम, जैसे मैम नॉर्मल एक रूल होता है कि सब्सटैंटिव लॉ प्रिवेल्स ओवर प्रोसीजरल लॉ, यस तो मैम इन दैट केस तो मैम फिर एविडेंस के सेक्शन मतलब कि 16 तो फिर सुपरसीड कर जाएगा। अब बेटा पर 16 में उस सिचुएशन को उन्होंने नहीं लिया ना, जो हम 16 कह रहे हैं हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा। सेक्शन 12 आपको मैट्रिमोनियल रेमेडीज के चैप्टर में है, बच्चा सा रिलेटेड रेमेडी नहीं आपको मिला है, आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। सेक्शन मैम सेक्शन 112 की बात कर रही हूँ मैम, एविडेंस एक्ट का। नहीं, बिल्कुल सेक्शन 12 आपको वॉर्डेबल मैरिज है जो मैट्रिमोनियल रेमेडी है, और हमने कहा है अगर कोई मैट्रिमोनियल रेमेडी ले रहा है तो बच्चों का राइट अफेक्ट नहीं होना चाहिए। पर जब हमने कहा बच्चों का राइट, हमने वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में के बच्चों को हमने लेजिटिमेसी ग्रांट कर दी है। पर शेफाली जो आपका सेक्शन 16 है, 16 ने कहीं पर भी स्पेसिफिक डील नहीं की है 12(1)(d) के केसेस को, वेयर वाइफ इज प्रेग्नेंट फ्रॉम सम अनदर मैन। अगर हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे से, तो लॉ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड कुड प्रोवाइड मेंटेनेंस। तो हमने जो सेक्शन 16 बनाया है दैट हैज बीन मेड ऑन द सरमाइज कि अगर पार्टीज अलग हो भी रही हैं तो बच्चे को हम लेजिटिमेसी ग्रांट कर रहे हैं। पर जो 12(1)(d) का जो रेमेडी है वहां पर सेक्शन 16 उन्हीं केसेस में अप्लाई करेगा जहां पर हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है विद द चाइल्ड, क्योंकि जहां पर फादर बच्चे को मेंटेनेंस देना चाहता बिकॉज दैट इज नॉट हिज इलेजिटिमेट चाइल्ड, तो वहां पर उसको सेक्शन, क्योंकि उसके पास रेमेडी अब इस लॉ में नहीं है, तब उसे जाना पड़ेगा सेक्शन 112 के अंदर। अगर वो सेक्शन 112 के पैरामीटर्स फुलफिल कर देता है तो, क्योंकि सेक्शन के प्ली ऑफ नॉन एक्सेस प्रूफ कर देता है, तो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी डिनायल हो जाएगा, फिर उसे मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। पर अगर वो सेक्शन 112 को प्लीड नहीं करता तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा बिकॉज सेक्शन 16 ने सेक्शन 12(1)(d) को अलग से कैटेगराइज नहीं किया। क्लियर है प्लीज? क्लियर है प्लीज? तो मैम बेसिकली 16 और 112 का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज जब हमने सेक्शन 12 इस प्रिजम्पशन पर बनाया गया है कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अगर अलग हो रहे हैं तो बच्चों को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। पर जहां पर बच्चा ही कारण है सेपरेशन का, तो अगर फादर उसको मेंटेनेंस देना चाहता है लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर फादर कह रहा है जिस फैक्ट से मैं ग्रीव्ड हूं, आप मुझे क्यों कह रहे हो उनको मेंटेनेंस देने के लिए, उसके पास सब्सटेंटिव रेमेडी लॉ में कोई भी प्रोविजन नहीं है
then he has to resort to section 112 और वो भी exception plea of non excess. तो वहां पर अगर वो प्रूव कर देता है, दैट इज नॉट एन इजी टास्क, अगर वो प्रूव कर देता है तब वो उसको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज ही हैज टू गिव मेंटेनेंस टू द चाइल्ड आल्सो. ठीक है प्लीज? ठीक है. यस मैम. यस. क्या लिखा है बेटा अभी आपने? यस. फर्स्ट है आपका इम्पोर्टेंसी. एरियाज लिखिए. इम्पोर्टेंसी में जो जो आपके एरियाज कवर होंगे. फर्स्ट, original clause and reason for its amendment. Original clause and reason for its amendment. Second, does barrenness or sterility is covered अंडर इम्पोटेंसी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन. इवन आपको प्रीलिम्स में भी आ जाता है. थर्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ एप्रोबेशन एंड सिंसेरिटी. डॉक्ट्रिन ऑफ APPROBATION. Approbation and sincerity. Fourth, QUOAD, quad hank HANC, quad hank or quad hunk HUNC. Quad hank or quad hunk dash. Is this defense available? Is this defense available? ये इंपॉर्टेंट है बेटा. जो लास्ट है वो इंपॉर्टेंट है. क्वाड हैंक और क्वाड हंक का जो कंसेप्ट है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिस्कस किया हुआ है इन वन ऑफ इट्स जजमेंट. और इसका मतलब होता है कि हस्बैंड या वाइफ कोई भी ये कहे कि आई एम जर्नली पोटेंट, यूनिवर्सली पोटेंट टू, किसी के साथ भी कंज्यूमेशन हो सकता है, बट आई एम इम्पोर्टेंट क्वा सम स्पेसिफिक इंडिविजुअल, और वो कौन है? उसका हस्बैंड या वाइफ. कोर्ट कहती हमने तेरा जर्नल पोटेंसी का क्या करना है, जब हमारे यहाँ तो सेक्सुअल इंटरकोर्स लीगलाइज है ओनली आफ्टर मैरिज. अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ मैरिज कंज्यूमेट नहीं कर पा रहे हो तो आप जर्नल पोटेंट हो इम्पोर्टेंट हो, हमें कोई लेना देना नहीं है. लॉ के लिए आप क्या होंगे? इम्पोर्टेंट ही रहोगे. इस केस में हस्बैंड ने कहा मैं किसी के साथ भी कंज्यूमेट कर सकता हूँ, बस वाइफ के साथ ही मेरा कंज्यूमेशन पॉसिबल नहीं हो पाता. कोर्ट कहता तो मैट्रिमोनियल रेमेडी मांगी है वाइफ ने, तो इम्पोर्टेंट तो है ही. अगर तू वाइफ के साथ नहीं कर पाता तो हमने जर्नल तेरी पोटेंसी का हमें कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये डिफेंस अवेलेबल नहीं है. इसको हम विद स्पेशल रेफरेंस टू जजमेंट करेंगे. इवन जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एप्रोबेशन एंड सिंसेरिटी है, अब फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, वाइफ को पता चल जाता है, पर फिर भी वाइफ कहती है कि मैं हस्बैंड के साथ ही रहूंगी. हस्बैंड बहुत बर्डन फील करते हैं और थोड़ा बर्डन लाइटन करने के लिए रैदर वो बड़ा ग्रेटिट्यूड होता है उसका अपने मन में वाइफ के लिए कि मेरी इस कमी के बावजूद मेरे साथ रह रही है, वो उसके नाम पर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर देते हैं. वाइफ के नाम पर जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो क्या कर देती है? पिटीशन फाइल कर देती है फॉर नलमेंट ऑफ मैरिज बाय डिग्री ऑफ नलिटी. क्वेश्चन आता है क्या उससे सिंसेरिटी डिमांड करती है कि उसे जो करना चाहिए था वो गलत कर रही है? पिटीशन मेंटेनेबल होगी या नहीं होगी? या फिर अगर कोई 75 years aged man marries a female of 70 years और उसके बाद वो आदमी कह रहा है
कि मैरिज कंज्यूमेट नहीं हो पाती है ड्यू टू इम्पोटेंसी ऑफ द वाइफ। तो यहाँ पर क्या शादी के टाइम पर इसको पता नहीं था कि जो सेक्सुअल प्लेजर एट दिस एज इट इज ग्रेवली इम्पेयर्ड? तो अगर आप इस एज में जाकर शादी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसे एक्सेप्ट कर चुके हो, ये डॉक्ट्रिन ऑफ एप्रोबेशन है कि आप रेटिफाई कर चुके हो बाय योर एक्ट। तो वहां पर पिटीशन मेंटेनेबल होगी या नहीं होगी? या फिर स्पाउसेस रह रहे हैं फॉर 20 इयर्स, फिर बच्चा भी अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद वाइफ ने फाइल किया पिटीशन कि हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, मुझे रिलीफ चाहिए, तो फिर क्या जो 20 साल तक इकट्ठे रह चुके हैं, एडॉप्शन भी ले चुके हैं बच्चे को, तो क्या उसका पिटीशन मेंटेनेबल होगा? ये डॉक्ट्रिन कहता है कि नहीं होना चाहिए, पर ये डॉक्ट्रिन दैट इज इंग्लिश इन ओरिजिन, इसका हमारे लॉ के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करना, और उन्होंने कहा हिंदू मैरिज एक्ट इज अ कंप्लीट कोड इन इटसेल्फ, और सारे प्रोविजन से रिलेटेड यहाँ पर इलेबोरेट प्रोविजंस हैं। तो ये कहना कि हम किसी फॉरेन डॉक्ट्रिन की मदद से केस डिसाइड करेंगे वो पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ पर ऑलरेडी मैट्रिमोनियल बार्स का पैरामीटर है, वहाँ पर डिले का भी है, कोर्ट देखेगी 20 साल के बाद क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया। वहाँ पर वन शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिज और हर ओन रॉन्ग भी है। अगर आप किसी 85 साल के साथ मैरिज कर रहे हो तो बाद में आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को डिनाई नहीं कर सकते, पर हम कोई भी फॉरेन डॉक्ट्रिन को अप्लाई नहीं करेंगे। इस बैकग्राउंड से हम अपना ये वाला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वॉइडेबल मैरिज। इसके बाद बेटा सेक्शन 16 करेंगे, फिर सेक्शन 15 करेंगे, बिकॉज आपका सेक्शन 15 ना 11, 12, 13 तीनों को ही अप्लाई करता है, तो वो कॉन्टिन्यूटी में करेंगे ताकि वो बनी रहे। उसके बाद फिर 9 करेंगे और फिर 10 करेंगे, ठीक है प्लीज। जब ये कर लेंगे, इसके साथ ही आपके 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मेजॉरिटी आपका मैरिज एक्ट वाइंड अप हो जाएगा, और उसके विद इन 2-3 डेज आपका पूरा मैरिज एक्ट वाइंड अप हो जाएगा, बिकॉज बाकी सारे टॉपिक्स को हमें सिर्फ एक डिस्कशन की जरूरत है। जो डिटेल्ड है वो इन्हीं टॉपिक्स को चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है प्लीज। कोई डाउट पूछने आपने? ठीक है, इसके बाद सक्सेशन करना है। यस, पहले सक्सेशन करिए, क्योंकि आपका पेपर आ रहा है तो उससे पहले आपका सक्सेशन, आपका में अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, सक्सेशन के बिना मेंस तो क्लियर नहीं होगा। सक्सेशन का प्रीलिम्स क्लियर करना आसान है, पर ऑब्वियस है मेंस में वो इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते, तो वो हम सक्सेशन करेंगे। तो सक्सेशन का जो बहुत, अब उसमें सक्सेशन में क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट आप डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते, उससे पहले हमें सारे अनकोडिफाइड लॉ करना पड़ेगा, जॉइंट फैमिली, कोपार्टनरी प्रॉपर्टी, पार्टीशन, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी, करता, वो एलिमिनेशन में ही आ जाता है। तो वो सारा क्योंकि इन सारे कंसेप्ट के इफेक्ट है ऑन सक्सेशन, तो वो उसमें फिर कई बार दिखाते हैं करता है उसने, बिकॉज सक्सेशन इन सब चीज़ों से रिलेटेड लॉ कोडिफाई नहीं हुआ, तो अभी भी अनकोडिफाइड लॉ चल रहा है। फिर हमें देखना पड़ेगा कि जब सक्सेशन आया 1956 में, उसने तो सक्सेशन को कर दिया कोडिफाई, पार्टीशन अभी भी अनकोडिफाइड है। तो सक्सेशन बिना पार्टीशन के तो हो नहीं सकता, मरने वाले का हिस्सा निकालना पड़ता है, हिस्सा निकालने के लिए हमें अनकोडिफाइड लॉ में जाना पड़ता है, और रूल्स देखने के लिए हमें कोडिफाइड लॉ में जाना पड़ता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम फिर सक्सेशन ही करेंगे, क्लियर है, बिकॉज बाकी दोनों एक्ट्स इतने छोटे हैं वो जल्दी हो जाएंगे, सक्सेशन विल टेक टाइम, ठीक है। थैंक यू बेटा।